नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 10 विषय विज्ञान चैप्टर नंबर 14 ऊर्जा के स्रोत के चौथे भाग में आप सबका स्वागत है। तीसरे भाग में हम देख रहे थे कि लकड़ी को जलाने पर अत्यधिक धुआं पैदा होता है, वातावरण को प्रदूषित करता है और ऊष्मा कम देता है। अतः उपकरणों की तकनीकी में सुधार करके परंपरागत ऊर्जा के स्रोत की दक्षता में बढ़ाई जाती है, जैसे कि लकड़ी से चारकोल बनाना। लकड़ी के ईंधन को जलाने पर धुआं पैदा होता है और कम ऊष्मा ऊर्जा प्राप्त होती है। तो हम उपकरणों की तकनीकी में सुधार करके लकड़ी को चारकोल में बदलकर हम उस चारकोल का ऊर्जा के स्रोत के रूप में उपयोग कर सकते हैं। तो लकड़ी से चारकोल बनाकर हम उस ऊर्जा का उपयोग करें तो चारकोल यानी क्या है? तो चारकोल लकड़ी किस प्रकार से बनाया जाता है? तो लकड़ी को वायु की सीमित आपूर्ति में जलाने पर उसमें स्थित जल और बाष्पशील पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। लकड़ी को कम ऑक्सीजन वाले वातावरण में जलाया जाता है, जिसे वो पूर्ण रूप से जलता नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो जल है और बाष्पशील पदार्थ है वो बाहर निकल जाते हैं गर्म होके, और लकड़ी काली बन जाती है और अवशेष के रूप में चारकोल प्राप्त होता है। चारकोल लकड़ी से बेहतर ईंधन है क्योंकि ये बिना ज्वाला के जलता है। अपेक्षाकृत कम धुआं निकलता है। ऊष्मा उत्पन्न करने की क्षमता अधिक होती है। लकड़ी जलने से जो ऊष्मा पैदा होती है, इसे अधिक चारकोल को जलाकर उसमें से प्राप्त ऊर्जा अधिक होती है। गोबर के उपले गांव में देखे होंगे। गोबर को छोटे छोटे हिस्सों में बनाकर लोग दीवार पर उसके उपले बनाते हैं और इसका ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। इसे बहुत हानि होती है। सबसे बड़ी हानि तो गोबर के उपले बनाने से क्या होता है, जो कृषि खाद्य है वो कृषि खाद्य को हम जला देते हैं। तो गोबर को जलाने पर उसमें गोबर में रहे पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। गोबर के उपले जलाने पर बहुत ही धुआं उत्पन्न होता है। पूरी तरह से दहन न होने के कारण राख बनती है। बायोगैस गोबर फसल काटने के पश्चात बचे अवशिष्ट सब्जियां के अपशिष्ट और वाहित मल जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटित होते हैं तो बायोगैस का निर्माण होता है। बायोगैस कब बनता है? तो गोबर जो प्राणी हैं उनके जो मल है, गोबर कहते हैं हम। फसल काटने के पश्चात बचे अवशिष्ट, फसल जो पैदा होती है उसके बाद उसमें से जो बीज होते हैं वो अलग कर दिए जाते हैं, और जो अवशिष्ट बचते हैं वो सब्जियों के अवशिष्ट, सब्जियां में जरूरी जो हम सब्जी बनाने के लिए उपयोग में ले लेते हैं, लेकिन जो उसकी छाल है, उसके पत्तियों के भाग है, उसको हम फेंक देते हैं। ऐसे अवशिष्ट और वाहित मल जो हमारे म्यूनिसिपैलिटी में जो मलाशय में से निकलने वाले मल,
ऐसे सभी पदार्थों को हम ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटित करते हैं तो बायोगैस का निर्माण होता है। तो ये बात समझ में आ गई कि बायोगैस कैसे पैदा होता है। इस गैस को बनाने में उपयोग होने वाले आरंभिक पदार्थ मुख्यतः गोबर है। ज़्यादातर गोबर का उपयोग करके हम ये गोबर गैस बना सकते हैं, इसलिए इसका प्रचलित नाम गोबर गैस है, क्योंकि गोबर में से बनने वाले गैस को गोबर गैस कहते हैं। अपघटन के फलस्वरूप मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी गैसें उत्पन्न होती है। तो ये गोबर फसल काटने के पश्चात जो बचे अपशिष्ट है, सब्जियों के भाग और वाहित मल, इन सबको ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सड़ाए तो इसमें से गोबर गैस पैदा होती है। और ये गोबर गैस के अंदर कौन कौन से घटक होते हैं वो परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो उसमें मीथेन अधिक मात्रा में, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड जैसे गैसें होती है। जैव गैस एक संयंत्र में उत्पन्न किया जाता है। जैव गैस एक संयंत्र में उपयोग में जैव गैस की इस संयंत्र में ईंटों से बनी गुंबद जैसी रचना होती है। तो यहाँ पे आकृति में हम देख सकते हैं कि ये जो गुंबद जैसी रचना है, गैस की टंकी लिखा है, तो ये ईंटों से बनी एक रचना होती है। ये भी ईंटों से बनी एक रचना है और एक कुएं जैसा निर्माण किया गया है। जैव गैस बनाने के लिए मिश्रण टंकी में गोबर और जल का गाढ़ा घोल, यहाँ से करदम जिसे कहते हैं, घोल बनाया जाता है। तो यहाँ पे गोबर और पानी मिला के हम क्या करते हैं, उसको ये भाग में प्रवाहित करते हैं, जहाँ से हम इसे संपाचित चित्र में डाल देते हैं। तो संपाचित चित्र यानी ये जो पूरा संयंत्र है उसको कहते हैं, डालते हैं। संपाचित्र चारों ओर से बंद एक कक्ष होता है। ये जो चारों ओर से बंद एक भाग है, यहाँ पे बंद भाग है, ये करदम यहाँ से ये नीचे वाले खोखले भाग में आ जाता है और यहाँ पे आके ये जो सड़न पैदा होती है, यहाँ पे ऑक्सीजन बाहर से अंदर जाता नहीं है क्योंकि वो टंकी होती है और ये बंद होती है, जिससे क्या होता है, ये सड़न पैदा होती है। सड़न पैदा होती है तो गैस पैदा होती है और सड़न से पैदा होने वाली गैस ये टंकी के ऊपर के भाग में संग्रहित होती है और इसको हम ये पाइप के द्वारा गैस बाहर निकाल सकते हैं, उपयोग में ले सकते हैं। अपघटन प्रक्रम पूरा होने पर जैव गैस को संपाचित्र के ऊपर बनी टंकी में संचित किया जाता है। गैस टंकी से उपयोग के लिए पाइपों द्वारा बाहर निकाला जाता है, वो हमने पहले समझा। बायोगैस के लाभ। बायोगैस पैदा करने से कौन कौन से लाभ है? तो जैव गैस एक उत्तम ईंधन है, एक प्रकार का एलपीजी जैसा गैस ही है। इसमें 75% तक मीथेन गैस होती है। ये छोटे सवाल में पूछा जाता है कि जैव गैस में मीथेन कितने प्रतिशत होती है, तो हम लिख सकते हैं 75%। ये गैस को जलाने पर धुआं उत्पन्न होता नहीं है और बिना धुआं के ये जलती है, अतः जलने पर उसका प्रदूषण होता नहीं है। जलने के बाद अपशिष्ट शेष कोई बचता नहीं है।
वो जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की भाप बना देता है, जिससे कोई धुआं की ऐसा कोई अवशिष्ट भाग बचता नहीं है। तापन क्षमता उच्च होती है तो उसकी जो ऊर्जा की क्षमता जो है, ऊर्जा पैदा करने की क्षमता अधिक है। इसका उपयोग प्रकाश के स्रोत के रूप में भी किया जाता है, लैंप भी जलाए जाते हैं। संयंत्र में शेष बची स्लरी, जो सड़न पैदा होने के बाद, जो गैस पैदा हो जाने के बाद जो गैस जो गोबर बचती है, वो गोबर दूसरे भाग से यहाँ से बाहर निकाली जाती है और वो जो गोबर हमें प्रवाहीकृत में मिलती है उसको हम क्या कहते हैं, स्लरी, जो उत्तम खाद्य के रूप में किसान अपने खेतों में डाल सकते हैं, उत्तम खाद्य के रूप में काम आती है। इससे अपशिष्ट पदार्थों के निपटारे का सुरक्षित उपाय भी मिल जाता है, यानी इसमें से जो पदार्थ मिलता है वो अच्छे काम के लिए हम उसको सुरक्षित उपाय के रूप में उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये भाग को पूर्ण करते हैं। थैंक यू। आइए अब चर्चा करते हैं पवन ऊर्जा की। सूर्य विकिरणों द्वारा भूखंड और जलाशयों के असमान गर्म होने के कारण वायु में गति उत्पन्न होती है, जिसे हम पवन का प्रवाह कहते हैं। सूर्य में से आने वाली गर्मी विकिरण के कारण भूमि और जलाशयों में असमान गर्म होने के कारण भूमि जल्दी गर्म हो जाती है, जबकि पानी के जलाशय जल्दी गर्म होते नहीं हैं। इनके कारण उनके संपर्क में आने वाली हवा में गति उत्पन्न होती है, जिसे हम पवन का प्रवाह कहते हैं। पवनों की गति ऊर्जा का उपयोग कार्य करने में किया जा सकता है। इस पवन की गति ऊर्जा का उपयोग पवन चक्की द्वारा किया जाता है। तो पवन चक्की के द्वारा इन गति ऊर्जा का उपयोग हम कर सकते हैं। पवन चक्की के द्वारा कौन कौन से कार्य कर सकते हैं? तो पवन चक्की जो हम चलाते हैं किससे? पवन की गति ऊर्जा के कारण। उससे हम जल को कुएं से खींचने के लिए उपयोग में ले सकते हैं। अनाज पीसने की चक्कियों को चलाने में उपयोग में ले सकते हैं। टरबाइन को घुमा के जनित्र के द्वारा विद्युत उत्पन्न की जा सकती है। तो ये पवन चक्की के द्वारा होने वाले कार्य है। और भी एकल पवन चक्की से बहुत कम विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है, इसलिए बहुत सारी पवन चक्कियों को स्थापित किया जाता है और यह स्थान पवन ऊर्जा फार्म कहलाता है। तो एक पवन चक्की से ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न होती नहीं है, लेकिन बहुत सारी पवन चक्कियों को एक जगह पे स्थापित किया जाता है और उनमें से मिलने वाली ऊर्जा को एकत्रित की जाती है और ये पवन चक्कियों वाला स्थान को हम पवन
ऊर्जा फार्म कहते हैं। पवन चक्की चलाने हेतु पवन की गति 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा होनी आवश्यक होती है। ये परीक्षा में पूछा जाता है छोटे सवाल में। पवन ऊर्जा के लाभ। पवन ऊर्जा हम पैदा करते हैं पवन चक्की के द्वारा, तो हमें क्या लाभ है? पवन ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा एक हितैषी एवं दक्ष स्रोत है। नवीकरणीय यानी प्रदूषण फैलाती नहीं है, आसानी से मुफ्त में प्राप्त होती है, और दक्ष स्रोत एक ऊर्जा का दूसरी ऊर्जा में रूपांतरण कर सकते हैं। तो यहाँ पवन ऊर्जा की गति ऊर्जा का हम विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करते हैं। विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में बार बार जो खर्चा करना होता है वो लागत नहीं होती है। तो यहाँ पे एक बार खर्चा करने के बाद विद्युत सदंतर वर्षों तक हमें प्राप्त होती रहती है। उसके लिए कोई कच्चे माल की जरूरत पड़ती नहीं है। पवन ऊर्जा की सीमाएं। ये पवन ऊर्जा हमें प्राप्त करनी है, लेकिन उसकी कुछ सीमाएं होती है। हमारे पास बहुत सारी ज़मीन है, लेकिन जहाँ पवन की गति 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं है, तो कितनी भी अच्छी पवन चक्की लगाए तो ये पवन चक्की घूमेगी नहीं तो विद्युत पैदा नहीं होगी। तो ये कुछ ऐसी सीमाएं कौन कौन सी हैं? तो पवन ऊर्जा फार्म के लिए अत्यधिक भूमि क्षेत्र की आवश्यकता होती है। जो पवन चक्कियों को स्थापित करने के लिए भूमि क्षेत्र बड़ा चाहिए। लगातार 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा पवन की गति आनी चाहिए। अत्यधिक प्रारंभिक लागत होती है। तो ये पवन चक्की को लगाने का खर्च अधिक होता है। एक पवन चक्की को लगाने का खर्च लगभग 2 करोड़ रुपये जितना हो जाता है। इसलिए उसका प्रारंभिक जो खर्च होता है वो अधिक होता है। उच्च स्तर के रखरखाव की आवश्यकता भी होती है। कई बार आंधी, बवंडर आदि के कारण ये पवन चक्कियों के जो पंखुड़ियाँ होती है या जनित्र होते हैं उसमें खराबी आने की संभावना रहती है, खराब हो जाने की संभावना रहती है। तो ये मेंटेनेंस मांगती है, रखरखाव की आवश्यकता रहती है। तो ये बाद में खर्चा भी उसमें होता रहता है। कुछ कथन है जो हमें याद रखने योग्य है। डेनमार्क नामक देश को पवनों का देश माना जाता है। तो छोटे सवाल में पूछा जाता है पवनों का देश किसे कहते हैं? तो डेनमार्क को, जहाँ पवन की गति लगातार एक समान रूप से बहती रहती है। भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पन्न करने में 5वां स्थान है। पूरे विश्व में भारत का पवन ऊर्जा के द्वारा विद्युत उत्पन्न करने में 5वां स्थान है। तमिलनाडु में कन्याकुमारी के निकट भारत का विशालतम पवन ऊर्जा फार्म स्थापित किया गया है, जो 380 मेगावाट ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे हम रुकते हैं। नए भाग में आगे के मुद्दों की चर्चा करेंगे। थैंक यू। हैव अ गुड डे।